नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति का आणविक आधार। अभी तक हमने क्या देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि मेंडल ने कहा था कि जीन के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं सभी फीचर्स, सभी कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। मतलब लक्षणों का स्थानांतरण जीन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और यह जीन क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित होते हैं और क्रोमोसोम के द्वारा ही यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो जीन है, प्रोटीन है, आरएनए है, वह क्या है, कैसे बनता है। मतलब यह इंफॉर्मेशन जो है वह डीएनए से लक्षणों में कैसे बदलती है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना डीएनए के अंदर है या जीन के अंदर है, वह बाद में हमारे लक्षणों में कैसे प्रदर्शित होती है। तो इसीलिए हमें पढ़ना है कि इसके क्या क्या आधार हो सकते हैं। तो हमें इसमें 3 चीज़ें देखनी है। एक डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो, और आरएनए से प्रोटीन। मतलब डीएनए की संरचना क्या है, आरएनए की संरचना क्या है और प्रोटीन की संरचना आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। वैसे तो इन तीनों को आप पढ़ चुके हो, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की संरचना को, पर हम फिर से डीएनए आरएनए को फिर से समझ लेंगे और प्रोटीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे। आपको मेनली बेसिक ये पढ़ना है कि डीएनए से आरएनए जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन, वह क्या होती है, और ट्रांसलेशन जिससे आरएनए से प्रोटीन बनता है, वह क्या होती है। साथ ही डीएनए अपनी प्रतिकृति कैसे बनाता है, मतलब अपनी कॉपीज़ कैसे बनाता है, इसे हम पढ़ेंगे रिप्लिकेशन प्रोसेस में। साथ ही हम एक पर समझेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, यानी डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ क्यों है और आनुवंशिक पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जो डीएनए को एक जेनेटिक मटेरियल साबित करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने चाह रहे हैं डीएनए के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए की आनुवंशिक पदार्थ है। जैसा आप जानते हैं डीएनए क्या एक आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब वह सूचनाओं का स्थानांतरण करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इसके लिए एक मॉडल दिया गया था जो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इसे डीएनए का द्विकुंडल संरचना कहते हैं। जब ये मॉडल इन्होंने दिया था तो इसको इन्होंने प्रकाशन एक पुस्तक में किया था। उस पुस्तक का नाम है द डबल हेलिक्स। ठीक है, द डबल हेलिक्स जो बुक है उसमें उन्होंने सबसे पहले बताया था डीएनए की द्विकुंडल संरचना के बारे में। ठीक है, हम यही समझेंगे। जैसे एक बार आप समझ लीजिए, इसको फिर आप इसे पढ़ लेंगे कि एक डीएनए के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले उसके अंदर एक नाइट्रोजन बेस होता है, मतलब नाइट्रोजन क्षार होता है, प्लस पेंटोस शुगर होती है। क्या होती है? पेंटोस शुगर, जो अगर डीएनए है तो उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी, और अगर आरएनए है तो उसमें राइबोस शुगर होगी। पेंटोस इसलिए क्योंकि इसमें 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं। और तीसरा इसमें होता है फॉस्फेट समूह, यानी फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इन तीनों से को एक साथ मिलके हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और अगर सिर्फ नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर है तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो और जब इसमें फॉस्फेट मिल जाएगा तो हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए जो है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक बहुलक बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं, और वही पॉलीमर क्या है? डीएनए है। जैसा आप इसमें देख सकते हो, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, और यही मिला के क्या बना रहे हैं? डीएनए बना रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कलर्स का यूज़ किया है, जैसे एडेनाइन रेड, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। आप यहाँ देखिए, एडेनाइन थाइमिन से जुड़ा हुआ है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। तो हमेशा ही जो बॉन्डिंग होती है, जो पेयरिंग होती है, वो एडेनाइन की थाइमिन के साथ होती है और ग्वानिन की साइटोसिन के साथ होती है। एडेनाइन से थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और ग्वानिन से साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके 2 रज्जु हैं, यानी 2 इसकी कुंडली, 2 इसकी श्रृंखलाएँ हैं। एक ये वाली चेन हो गई और दूसरी ये चेन हो गई। ये आपकी 3' to 5' जा रही है, तो ये इसके जस्ट अपोजिट जा रही है 5' to 3'। मतलब ये एक दूसरे कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल होते हैं मतलब प्रति समानांतर होते हैं। दोनों ही श्रृंखलाएं एक दूसरे की कैसी होती हैं? प्रति समानांतर होती हैं।
साथ ही आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो पूरी की पूरी कुंडली है, इस पूरी कुंडली मतलब जहाँ से घुमाव शुरू हुआ वहीं जाके घुमाव खत्म हो रहा है, तो इस पूरी कुंडली को मिलाकर के हम एक कुंडली कहते हैं। और इसकी जो चौड़ाई होती है वह होती है 3.4 नैनोमीटर। और इस पूरी एक कुंडली में लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। और मैंने आपको अभी बताया न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है कि पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। तो सोचो कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड में 10 बेस पेयर हैं तो दो बेस पेयर के बीच में मतलब दो क्षारों के बीच की दूरी कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि एक कुंडली में 10 न्यूक्लियोटाइड हैं और पूरी एक कुंडली की दूरी कितनी है? 3.4 नैनोमीटर है या फिर 34 एंगस्ट्रॉन है। इससे भी आप देख सकते हो 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। डीएनए क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अभी आपने बात की कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना रहे हैं? डीएनए बना रहे हैं। इसके 3 प्रमुख रासायनिक घटक हैं, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। पेंटोस में भी कौन सी? डीऑक्सीराइबोस। नेक्स्ट, इसकी विशेषताएं क्या है? द्विकुंडलित डीएनए की विशेषताएं, यानी द्विकुंडलित जो मॉडल है वो किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इसी की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, अपन ने भी देखा, एक 5' to 3' है और दूसरी 3' to 5' है। इसका आधार शर्करा एवं फॉस्फेट से निर्मित होता है। तो आपने देखा भी कि आसपास क्या प्रेजेंट है? इधर और इधर, यहाँ शर्करा और फॉस्फेट। ठीक है, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर होती है, मतलब एक 3' to 5' है तो दूसरी 5' to 3' होगी। ठीक है, दोनों रज्जुओं के क्षार एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध से। दोनों रज्जुओं के क्षार मतलब एक इसके और इसके, अगर यहाँ एडेनाइन है तो यहाँ थाइमिन होगा, यहाँ ग्वानाइन है तो यहाँ साइटोसिन होगा। ये दोनों किससे जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और एडेनाइन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यही लिखा है, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा थाइमिन से जुड़ा होता है और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, कुंडली की पिच 3.4 नैनोमीटर की होती है। कुंडली की पिच मतलब एक कुंडली, एक हमने ऐसे बनाया तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी एक कुंडली हो गई। ये कितने की होती है? 3.4 नैनोमीटर की होती है, या फिर आप इसे 34 एंगस्ट्रॉन लिख सकते हैं। दोनों ही सही है। ठीक है, और प्रत्येक क्षार के मध्य की और जिसमें कुल 10 क्षार युग्म होते हैं। कितने होते हैं? 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, टोटल 10 क्षार युग्म होते हैं एक कुंडली में। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है, मतलब एक अगर एडेनाइन यहाँ है और ग्वानिन यहाँ है तो एडेनाइन और ग्वानिन के बीच की दूरी कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉन होगी। ठीक है, और दोनों रज्जुओं के मध्य की दूरी कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉन है। दोनों रज्जुओं की मतलब ये इस तरह जो हमने बनाया तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के बीच की जो दूरी है हमेशा ही कितनी रहेगी? 20 एंगस्ट्रॉन रहेगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। डीएनए जो है एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है नाइट्रोजन बेस है नाइट्रोजन क्षार। दूसरा होता है पेंटोस शुगर जो कि डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। उसके बाद तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों से मिलके बनता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट इसकी बैकबोन होते हैं, मतलब इसके क्या होते हैं? ये बैकबोन होते हैं। और नाइट्रोजन बेस एक कुंडली का यानी एक श्रृंखला नाइट्रोजन बेस दूसरी श्रृंखला नाइट्रोजन बेस के साथ में जुड़ा होता है। एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन के साथ में जुड़ा होता है। इतना अपन ने अभी तक पढ़ा और हमने ये भी देखा कि किसकी दूरी कितनी होती है। नेक्स्ट अब हमें देखना सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमने कहा था कि जो डीएनए है
जो डीएनए है वो एक आनुवांशिक पदार्थ है, और डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका जानकारी है, वह आरएनए के पास जाएगी, और आरएनए से वह जानकारी किसके पास जाएगी? प्रोटीन के पास जाएगी। तो यही चीज़ में समझाई है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से हमेशा प्रोटीन बनता है। इस सेंट्रल डोग्मा थ्योरी को किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने इसे दिया था। इसके अनुसार आनुवांशिक जानकारी का प्रभाव डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन की ओर होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? पहले डीएनए से आरएनए तक, आरएनए से फिर प्रोटीन तक। ये लिखा हुआ है, आनुवांशिक सूचनाओं का बहाव डीएनए से आरएनए एवं इससे प्रोटीन की तरफ होता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो आप यहाँ देख रहे हो, ये है डीएनए, ये है आरएनए और ये है प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनना रूपांतरण या ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, और डीएनए से वापस डीएनए बनना प्रतिकृति कहलाता है या रिप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, और एक और चीज़ रह गई है जो इसमें नहीं है कि अगर आरएनए से पुनः डीएनए बनना हो तो उसे क्या कहेंगे? तो आरएनए से पुनः डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनने को हम क्या करें? ट्रांसक्रिप्शन, और ये प्रोसेस रिवर्स हो रही है, मतलब विपरीत हो रही है, इसलिए हम इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि जो डीएनए है वो बहुत बड़ा होता है। अगर हम देखें तो डीएनए की एक स्तनधारी के, एक मैमल के डीएनए की जो संरचना है, कुछ कुल लंबाई होगी, वो लगभग 2.2 मीटर की हो सकती है। तो अगर इतना लंबा डीएनए है तो एक छोटी सी कोशिका के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे आएगा? कहीं भी म्यूटेशन ना हो, उसमें कहीं भी कोई टूट फूट ना हो, तो इसीलिए उस सुरक्षित रखने के लिए और सुरक्षित एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए उसकी पैकेजिंग की जाती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। तो अगर हम देखें, डीएनए कैसा है? एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, और फॉस्फेट के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए डीएनए के ऊपर भी कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, दूसरा है प्रोटीन। एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम इसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। यह क्रोमोसोम का पार्ट होता है। ठीक है, ये इसका जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। इसका चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। ये धनात्मक होता है और डीएनए ऋणात्मक होता है। अब आपको पता है कि ऋणात्मक और धनात्मक एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन, जैसे मान के चलो ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, ये ऑक्टामर का होता है। ऑक्टामर होता है अष्टक होता है, मतलब कि 8 यूनिट से मिलकर बना होता है। 8 प्रोटीन की यूनिट मिलके एक हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। तो ये हिस्टोन जो अष्टक है वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज है। तो यह डीएनए इस हिस्टोन अष्टक से इस तरह से कुंडली बना लेगा, मतलब इसके ऊपर लिपट जाएगा, और जब यह इससे लिपट जाएगा तब हम इसे न्यूक्लियोसोम कहेंगे। जब हिस्टोन अष्टक के साथ में डीएनए मिल जाता है, जब हिस्टोन अष्टक के साथ में डीएनए मिल जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है जिस पर अपन ने बात की पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनात्मक होता है, तो ये धनात्मक क्यों होता है? तो इसके धनात्मक होने का कारण इतना है कि इसमें 2 अमीनो अम्ल होते हैं, 2 अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन, इसी लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से इसका जो आयन है, यानी जो चार्ज है, वह पॉजिटिव या धनात्मक हो जाता है। इसके बाद कुछ और प्रोटीन भी इसमें, इस न्यूक्लियोसोम बन गया। ठीक है, इस न्यूक्लियोसोम को बनने के बाद इसमें कुछ और प्रोटीन भी आके ऐड हो जाते हैं, उन्हें हम गैर हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अर्थात ऐसे प्रोटीन जो कि न्यूक्लियस का या क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, उस हिस्टोन प्रोटीन से अलग हैं, उन्हें हम गैर हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये भी इसके साथ में आके जुड़ जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो इसको कि ये हमारा हो गया डीएनए। ये क्या है? डीएनए है। अब डीएनए के साथ में ये हिस्टोन जुड़ रहा है, ये ऑक्टामर जुड़ रहे हैं, है ना, हिस्टोन अष्टक जुड़ रहा है, और जब ये इससे जुड़ा तब हमने इसे क्या बोला? न्यूक्लियोसोम बोला न्यूक्लियोसोम। और ऐसे जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे ये जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया,
तो इन सभी के जुड़ने के बाद इस संरचना को, इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। और ये जो क्रोमेटिन है आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जैसे एक माला है, एक धागा है, धागे में हमने कुछ मोतियों को पिरो दिया है, इसलिए हम इसे कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या कहते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। मतलब स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स को रख दिया गया है, यानी मोतियों को रख दिया गया है। ठीक है। अब जब इसे और ज़्यादा पास में लाया जाता है, इसको संघनित किया जाता है, तो कंडेंसेशन करने के बाद, संघनित करने के बाद यह कुछ ऐसा दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है? कुछ ऐसा दिखने लगता है। और इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। आप यहाँ देख रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। ठीक है। और यही क्रोमेटिन फाइबर बाद में और कंडेंस होता है, और घुमाव होता है उसमें, वो घूमता जाता है और घूमने के बाद जब अपनी कुंडलियां बना लेगा तो यह इस तरह का बन जाता है। इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको? हम क्रोमोसोम। तो आपको समझ में आ गया होगा डीएनए की पैकेजिंग कैसे हुई। एक बार फिर से समझ लो कि ये हमारा डीएनए है, और डीएनए के साथ में जब हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर यानी हिस्टोन अष्टक आके जुड़ता है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और यह इसके आसपास आके लिपट जाता है, और इसी प्रकार बहुत सारे हिस्टोन इसमें आके जुड़ते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन को और डीएनए को साथ मिलकर हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और जब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहने लगते हैं? उसे हम क्रोमेटिन कहने लगते हैं। ठीक है। और यह बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसी संरचना होती है। इसके बाद जब इसका कंडेंसेशन होता है या कुंडलित होता है, तब यह क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, और यही क्रोमेटिन फाइबर आगे चल के क्रोमोसोम या गुणसूत्र बनाते हैं। मतलब ये वाला भाग क्रोमेटिन कहलाएगा, ये भी क्रोमेटिन कहलाएगा, और इस पूरे भाग को हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम कहेंगे। तो इस तरह से डीएनए की पैकेजिंग की जाती है। और क्रोमोसोम हमें सिर्फ कब दिखता है? जब कोशिका विभाजन होना होता है। कोशिका विभाजन के पहले वह नजर नहीं आता। नेक्स्ट, ये जो क्रोमोसोम हमने देखा, इस क्रोमोसोम के ऊपर दो क्षेत्र होते हैं। दो क्षेत्र मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बहुत ज़्यादा कुंडलित है, मतलब जिसमें बहुत सारा डेंस ऐसे डीएनए जुड़ा हुआ है, और एक कुछ भाग हो सकता है खुला हुआ भाग। तो ऐसा भाग जो डेंस है, जो बहुत ज़्यादा पैक्ड है, जो बहुत डेंसली पैक्ड किया गया है, उस अंधेरे भाग को हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। तो दो संरचनाएं हमें क्रोमोसोम में देखनी है, दो स्थान देखने हैं। एक है हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा यूक्रोमेटिन। तो गुणसूत्रों का यानी क्रोमोसोम का ऐसा भाग, ऐसा हिस्सा जो दृढ़ता से पैक किया हुआ है और आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय। मतलब आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होने का मतलब ये है, इससे आरएनए नहीं बनता, इससे प्रोटीन नहीं बनता। जब इसे आरएनए नहीं बनेगा तो इससे प्रोटीन भी नहीं बनेगा। मतलब इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होती है। दूसरा यूक्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन का एक अनकवर्णित शिथिल भाग है। शिथिल भाग मतलब जिसे हल्के से पैक किया गया है, जो कमज़ोर है, जो डेंसली पैक्ड नहीं है, जो ढीला भाग है, वो ढीले भाग को हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। और ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है क्योंकि इस पर आसानी से ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और उस भाग से आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, इसको दिखाया गया है कि यूक्रोमेटिन कौन सा भाग है, हेट्रोक्रोमेटिन कौन सा भाग है। तो हमने क्या देखा, देखो जरा यहाँ पे, ये हमारा डीएनए था, डीएनए की पैकेजिंग की गई, स्टोन बन गए। तो ये स्टोन आपस में बहुत डेंसली पैक्ड हो गए, बहुत कठोर तरीके से पैक हुए, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। लेकिन ये वाला भाग जो है वो कैसा है? डेंसली पैक्ड नहीं है, ढीले ढाला भाग है। ठीक है। इसीलिए इस भाग को जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमें काला काला दिखेगा, अंधेरा अंधेरा दिखेगा, और ये भाग हमें थोड़ा उजीला उजीला जैसा दिखेगा। तो इस भाग को हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। एक एक्टिव भाग है, मतलब इसी से बाद में आरएनए बनता है और प्रोटीन बनता है। और इस भाग से कभी भी आरएनए प्रोटीन नहीं बनता, इसलिए यह ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव भाग कहलाता है, यानी निष्क्रिय भाग कहलाता है। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले कि डीएनए क्या होता है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, इसका द्विकुंडलित मॉडल क्या है, और इसकी पैकेजिंग कैसे की जाती है। साथ ही हमने देखा यूक्रोमेटिन क्या होता है और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है और उसके लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए, ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है। उसमें हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जिसे हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें आपका हर्शियन चेस एक्सपेरिमेंट। साथ ही हम डीएनए के बाद आरएनए पढ़ेंगे, और डीएनए यानी आनुवांशिक पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं ये भी हम उसमें डिटेल में स्टडी
करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।